आपका स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं हम्म। जो दिखने में बहुत छोटा है हम्म। पर बातचीत में मतलब जादू कर सकता है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग्स की। हाँ, ये वो छोटे दो शब्दों के सवाल हैं जो किसी भी वाक्य के आखिर में लगकर उसका पूरा एहसास ही बदल देते हैं। बिल्कुल। जैसे इट्स अ सिंपल टॉपिक, इजंट इट? एग्जैक्टली। देखिए अभी अभी आपने इसका इस्तेमाल किया। क्वेश्चन टैग्स आसान लगते हैं ना, हाँ, लगते तो हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे छिपे हुए मतलब जाल हैं जो अच्छों को फंसा देते हैं। आज हम इन्हीं जालों को एक एक करके ढूंढेंगे और उन्हें डिफ्यूज करना सीखेंगे। और ये सिर्फ स्कूल के बच्चों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। ये असल में कॉन्वर्सेशन का मसाला है। कॉन्वर्सेशन का मसाला। हाँ, इनका मकसद सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता, बल्कि सामने वाले से एक कनेक्शन बनाना, उनसे सहमति मांगना होता है। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट को समझते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले एक स्टेटमेंट, फिर कॉमा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब और आखिर में एक प्रोनाउन। जैसे आपने कहा था, इट्स अ सिंपल टॉपिक, इजंट इट? ये हमारी अपनी भाषा से बहुत मिलता जुलता है। हम हिंदी में कहते हैं आज मौसम अच्छा है ना? हाँ। ये है ना ही तो हमारा देसी क्वेश्चन टैग है। ये एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह का न्योता है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। सही है। और यहीं इसकी असली ताकत छुपी है। असली ताकत मतलब ये तो बस ग्रामर का एक नियम है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का सोशल ग्लू है। सोशल ग्लू? सोचिए, अगर आपका बॉस आपसे कहता है फिनिश दिस रिपोर्ट, तो ये एक सीधा आदेश है। लेकिन अगर वो कहते हैं यू विल फिनिश दिस रिपोर्ट बाय इवनिंग, वोंट यू, तो वो एक रिक्वेस्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। ये आदेश एक कोलैबोरेटिव रिक्वेस्ट बन जाता है। ये छोटा सा टैग पूरे टोन को बदल देता है, उसे कम कॉन्फ्रंटेशनल और ज्यादा टीम ओरिएंटेड बनाता है। वाह, मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। ये तो वाकई बातचीत का पूरा डायनेमिक बदल सकता है। हाँ। तो चलिए पहले नियम पर आते हैं। इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया गया है, द मैग्नेट रूल। और ये नाम इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। जैसे चुंबक के ऑपोजिट पोल्स, मतलब नॉर्थ और साउथ, हाँ, वो एक दूसरे को खींचते हैं। बस वैसे ही यहाँ भी होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव टैग को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। जैसे अगर मेरा स्टेटमेंट है शी इज अ डॉक्टर, ये एक पॉजिटिव, सीधी सी बात है, तो इसका टैग नेगेटिव होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप इज का नेगेटिव लेंगी और सब्जेक्ट शी का प्रोनाउन लेंगी, तो क्या बनेगा? इसका नेगेटिव इज नॉट और शी तो इज नॉट शी। अब बहुत करीब है। यार एक छोटा सा पेच है। बातचीत के फ्लो को बनाए रखने के लिए नेगेटिव टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म, मतलब कंट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। अच्छा। तो इज नॉट की जगह हम इजंट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, गॉट इट। तो शी इज अ डॉक्टर, इजंट शी, ये सुनने में भी ज्यादा नेचुरल लगता है ना? ठीक है। पॉजिटिव वाक्य का नेगेटिव टैग, ये तो आसान लगा, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में क्या होता है? क्या नियम बस पलट जाता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर मैं कहूं ही डज नॉट लाई, तो मैं इसे कैसे टैग करूंगा? बिल्कुल, नियम ठीक वैसे ही पलट जाता है। आपने एक बेहतरीन उदाहरण चुना, क्योंकि ही डज नॉट लाई में नॉट है, ये नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव है। तो इसका टैग पॉजिटिव होगा। आप बस नॉट को हटा दें और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को ले लें, तो क्या बनेगा? डज ही। एग्जैक्टली। ही डज नॉट लाई, डज ही। देखिए कितना आसान है, बस चुंबक को याद रखना है। पॉजिटिव का साथी नेगेटिव और नेगेटिव का साथी पॉजिटिव। तो मैग्नेट रूल तो समझ आ गया, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। लेकिन सवाल यह है कि टैग में वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें? मतलब क्या कोई भी वर्ब लगा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पे हमारा अगला नियम काम आता है, जिसे हम कॉपी पेस्ट रूल कह सकते हैं। कॉपी पेस्ट? हाँ, ये नियम कहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब आपके मेन स्टेटमेंट में है, आपको बस उसी को कॉपी करके टैग में पेस्ट करना है। मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो है वही रहेगा। जैसे ही वॉज लेट, हाँ। यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज है, हाँ, तो टैग में भी वॉज ही आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मैग्नेट रूल के हिसाब से टैग नेगेटिव होगा, तो वॉजंट ही। एकदम सही। ही वॉज लेट, वॉजंट ही। कई लोग यहाँ गलती से डिडंट ही लगा देते हैं, जो कि गलत है। अच्छा। नियम सीधा है, वॉज है तो वॉज ही रहेगा, कैन है तो कैन ही रहेगा। जैसे यू कैन स्विम, तो इसका टैग होगा कैंट यू। सिंपल।
इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कैन, विल अगर इनमें से कोई भी वाक्य में दिख जाए तो बस उसे ही उठाना है। हाँ, और ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वाक्य के टेंस को बनाए रखता है। आप वर्ब बदलकर वाक्य का समय नहीं बदल सकते। ओके, ये तो बहुत सीधा था। अगर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है तो बस उसे कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन यहां मैं फंस गया। कहाँ पर? अगर वाक्य है दे प्ले क्रिकेट, इसमें तो इज, एम, आर, वॉज, कैन कुछ भी नहीं है, तो मैं कॉपी पेस्ट क्या करूं? या तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जब कोई हेल्पिंग वर्ब नजर ना आए तो हमें 3 ग्रामर सुपर हीरो को बुलाना पड़ता है, डू, डज और डिड। ग्रामर सुपर हीरो, ये मजेदार है। तो ये तीनों कब और कैसे आते हैं? ये तीनों मेन वर्ब की फॉर्म देखकर आते हैं। पहला सुपर हीरो है डू। अगर आपका मेन वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी V1 जैसे प्ले लगा हो, ये साधारणतः ही, शी, इट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है। अच्छा, जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग। उस एस को देखकर हमें डस को बुलाना है, तो टैग बनेगा डजंट शी। वाह, ये तो जासूसी करने जैसा है, वर्ब में छुपे हुए सुराग ढूंढना। और तीसरा और सबसे पावरफुल सुपर हीरो है डिड। ये पास का बॉस है। जहां भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 दिखे, वेंट, एट, सॉ, प्लेड। हाँ, बस समझ लीजिए कि डिड अपनी एंट्री लेने वाला है। जैसे ही रोट अ लेटर। रोट पास्ट टेंस है तो सुपर हीरो डिड आएगा। वाक्य पॉजिटिव है तो टैग होगा डिडंट ही। एग्जैक्टली। और एक एग्जाम फैक्ट बताती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास्ट टेंस V2 वाले सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, हाँ, एग्जामिनर्स का फेवरेट सुपर हीरो डिड ही है। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत काम की टिप है। तो 3 सुपर हीरो, डू, डज, डिड, इन्हें तभी बुलाना है जब इज, आर, वॉज जैसे हेल्पिंग वर्ब छुट्टी पर हों। बिल्कुल। ठीक है, अब अगले नियम पर आते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में है। नाम नहीं, प्रोनाउन चलेगा। हाँ, ये नियम कहता है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा एक प्रोनाउन होगा। ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई। कभी भी किसी का नाम या कोई नाउन नहीं। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार विजुअल है। सोचिए एक मशीन है जिसमें आप रमेश, सीता, द बुक्स जैसे शब्द इनपुट की तरह डालते हैं, और आउटपुट में क्या निकलता है? और आउटपुट में ही, शी, दे बाहर आते हैं। ये प्रोनाउन वाला नियम बहुत जरूरी है। सोचिए, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कहेंगे रमेश होशियार है, क्या रमेश होशियार नहीं है? ये अजीब लगता है। आप कहेंगे रमेश होशियार है ना वो? क्वेश्चन टैग भी ठीक इसी तरह काम करता है। मतलब ये रेपिटेशन से बचाता है। हाँ, बातचीत के फ्लो को बनाए रखने के लिए। तो अगर वाक्य है सीता इज कुकिंग तो टैग होगा इजंट शी। इजंट सीता बोलना या लिखना गलत होगा। बिल्कुल, और अगर वाक्य है द प्लेयर्स आर टायर्ड तो टैग होगा आर्न्ट दे। एकदम सही। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, हर नियम का एक अपवाद भी होता है। अच्छा, यहाँ भी एक है। और वो क्या है? वो है शब्द देर। अगर आपका वाक्य देर से शुरू होता है तो टैग में भी देर ही रहेगा, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। मतलब जैसे देर इज अ प्रॉब्लम। तो इसका टैग इजंट इट या इजंट ही नहीं होगा? नहीं, इसका टैग होगा इजंट देर। देर यहाँ प्रोनाउन की जगह ले लेता है। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अपवाद है। ठीक है, अब तक का सफर तो काफी आसान था। हमने मैग्नेट रूल, कॉपी पेस्ट रूल, सुपर हीरोज और प्रोनाउन के नियम समझ लिए। लेकिन अब क्या? अब हम आ गए हैं उस नियम पर जिसे इंग्लिश का सबसे अजीब रूल कहा जाता है, आई एम वाला डेंजर जोन। हाँ, ये सच में एक डेंजर जोन है। यहाँ आकर ग्रामर का सीधा साधा तर्क थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। सोचिए, अगर वाक्य है आई एम स्मार्ट, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हाँ, मैग्नेट रूल के हिसाब से इसका टैग नेगेटिव होना चाहिए। तो ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी, यही सोचूंगा कि एम का नेगेटिव एम नॉट आई होना चाहिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमंट आई होगा। और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। एमंट आई कुछ पुरानी बोलियों में मौजूद था, लेकिन मॉडर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब ये गलत है। हाँ, यह सुनने में भी अजीब लगता है और ग्रामर के हिसाब से गलत माना जाता है। एक मिनट, ये तो सच में अजीब है। मतलब आई एम के साथ एम का नेगेटिव इस्तेमाल ही नहीं होता। तो फिर सही टैग क्या है? सही टैग है अरंड आई। व्हाट? आर। आई के साथ आर, ये कैसे हो सकता है?
मतलब पूरा वाक्य होगा आई एम स्मार्ट आरंट आई। ये तो सुनने में भी गलत लग रहा है। शुरुआत में लगता है, लेकिन यही सही है। इसका जवाब तर्क में नहीं बल्कि परंपरा में छिपा है। आरंट आई एक ऐतिहासिक कन्वेंशन बन गया है जो सुनने में ज्यादा स्वाभाविक माना जाता है। तो मतलब इसे तर्क से ज्यादा एक नियम की तरह याद रखना ही बेहतर है। ये इंग्लिश भाषा के उन क्वर्क्स में से एक है जिन्हें आपको बस स्वीकार करना पड़ता है। ओके, तो आई एम के पॉजिटिव वाक्य का टैग हमेशा आरंट आई होगा, ये तो मुझे रटना ही पड़ेगा। लेकिन कहानी में कोई और ट्विस्ट तो नहीं है? एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये अजीब नियम सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों पर लागू होता है। सिर्फ पॉजिटिव पर? हाँ, अगर वाक्य नेगेटिव है तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। मतलब? जैसे अगर वाक्य है आई एम नॉट लेट, ये नेगेटिव है तो इसका टैग पॉजिटिव होगा। तो अब क्या होगा? अब कोई अजीब बात नहीं होगी, नियम वापस सीधा साधा हो जाएगा। नेगेटिव का पॉजिटिव हाँ, तो टैग होगा क्या? एम आई। ओ, आई एम नॉट लेट एम आई। यहां आर का कोई काम नहीं है। ये तो सच में कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसे डेंजर जोन कहते हैं। इसे साफ साफ याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से दोहराते हैं। पॉजिटिव वाक्य आई एम राइट का टैग होगा आरंट आई, लेकिन नेगेटिव वाक्य आई एम नॉट रॉन्ग का टैग होगा एम आई। ये शायद क्वेश्चन टैग्स का सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करने से ये भी आपका नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे कोने में झांकने वाले हैं जो बड़ा दिलचस्प है पर उतना ही पेचीदा भी। क्वेश्चन टैग्स, ये छोटे छोटे सवाल जो वाक्यों के आखिर में जुड़ते हैं, जैसे है ना या क्यों। सही कहा ना? हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन नियमों को बहुत गहराई से समझाते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पॉजिटिव का नेगेटिव होता है जैसे बुनियादी नियम दोहराए जाएं। हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम उन खास जगहों पर गौर करेंगे जहां नियम टूटते हैं, जहां भाषा तर्क से ज्यादा आदत पर चलती है और जहां छोटी सी गलती से मतलब का अनर्थ हो सकता है। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे उस नियम से शुरू करते हैं जो शायद अंग्रेजी का सबसे अजीब नियम है। इसे सीखने वालों के लिए एक डेंजर जोन ही समझिए, क्योंकि ये किसी भी तर्क पर खरा नहीं उतरता। ये जुड़ा है आई एम से। बिल्कुल। देखिए, अगर हम सीधे सीधे तर्क से चलें तो वाक्य आई एम राइट का क्वेश्चन टैग एम एंड आई होना चाहिए। सुनने में भी यही सही लगता है। एक मिनट, आई के साथ आर? ये तो ग्रामर के उस पहले नियम को ही तोड़ देता है जो हम सब सीखते हैं कि आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये तो बहुत ही अजीब है। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्या ये हमेशा से ऐसा था? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसकी जड़ें भाषा के विकास में छिपी हैं। माना जाता है कि एमेंट बोलने में थोड़ा अटपटा और मुश्किल है, जबान लड़खड़ाती है। दूसरी तरफ आरंट आई का प्रवाह बहुत सहज है। तो शायद सदियों से बोलते बोलते लोगों ने सहूलियत को तर्क पर तरजीह दे दी और यही चलन में आ गया। भाषा अक्सर ऐसे ही विकसित होती है, जो बोलने में आसान हो वो नियम बन जाता है। अच्छा, तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसा है पर शब्दों की दुनिया में। तो अगर मुझे कहना हो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, है ना, तो मैं कहूंगा आई एम योर फ्रेंड आंट आई। ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। ये अजीब नियम सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों पर लागू होता है। अगर वाक्य पहले से ही नेगेटिव हो, जैसे आई एम नॉट रॉन्ग, तब सब कुछ वापस तर्क की पटरी पर आ जाता है। तब क्वेश्चन टैग सीधा साधा एम आई होगा। तो पूरा वाक्य बनेगा आई एम नॉट रॉन्ग एम आई। यहाँ आर का कोई काम नहीं। ठीक है, तो आई एम का नियम दिखाता है कि कैसे कभी कभी बोलने की सहूलियत तर्क पर भारी पड़ती है। अब एक ऐसे जगह चलते हैं जहां तर्क नहीं बल्कि वाक्य के पीछे का इरादा ज्यादा मायने रखता है। जैसे जब हम लेट्स कहकर कोई सुझाव देते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। लेट्स का मतलब होता है लेट अस, यानी चलो हम सब मिलकर कुछ करें। ये एक प्रस्ताव है, एक सुझाव। और जब भी वाक्य का इरादा सुझाव देना हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा एक ही रहता है, पत्थर की लकीर की तरह। वो है शैल वी। मतलब इसमें कोई इफ या बट नहीं है। अगर वाक्य लेट्स से शुरू हुआ तो आखिर में शैल वी ही आएगा। जैसे लेट्स गो टू द मूवीज, शैल वी? बिल्कुल। ये सुनने में भी काफी स्वाभाविक लगता है, जैसे हम सामने वाले की राय पूछ रहे हैं। एकदम। लेकिन यहीं पर एक आम गलती होती है जहां लोग दो मिलती जुलती चीजों में उलझ जाते हैं। वो है लेट्स और लेट हिम के बीच का फर्क।
लेट्स गो एक सुझाव है, हाँ, लेकिन लेट हिम गो एक सुझाव नहीं है। हाँ। वो या तो एक आदेश है या एक अनुमति है। हाँ, ये तो बड़ा बारीक फर्क है। लेट हिम गो का मतलब है उसे जाने दो। इसमें हम किसी और को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका टैग शैल वी तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब आप किसी को कुछ करने या ना करने के लिए कहते हैं तो वो एक तरह का आदेश या अनुरोध बन जाता है। और ऐसे वाक्यों का टैग विल यू होता है। तो लेट हिम फिनिश हिज वर्क, विल यू। ये एक बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि दोनों वाक्य लेट से शुरू होते हैं, पर इरादा बिल्कुल अलग है और टैग भी। ये तो बहुत काम की बात है। अब उस हिस्से पे आते हैं जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो भेड़ की खाल में भेड़िए जैसे हैं। दिखने में पॉजिटिव लगते हैं पर असल में नेगेटिव होते हैं। मेरा मतलब है सेल्डम, बेयरली, हार्डली, नोबडी जैसे शब्दों से। ये वाक्य में नॉट लगाए बिना ही उसे नेगेटिव बना देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये छिपे हुए नकारात्मक शब्द है। ये वाक्य का पूरा मतलब पलट देते हैं। ही कम्स हियर का मतलब है वो यहाँ आता है, लेकिन ही हार्डली कम्स हियर का मतलब है वो यहाँ न के बराबर आता है, यानी लगभग कभी नहीं आता। तो अगर वाक्य इन शब्दों की वजह से पहले ही नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग का बुनियादी नियम लागू होगा। नेगेटिव वाक्य का टैग पॉजिटिव होगा। एकदम। और यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वो हार्डली देखते हैं लेकिन उसे नॉट की तरह नहीं पढ़ते और नेगेटिव टैग लगा देते हैं। जैसे शी हार्डली स्पीक्स, डजंट शी। ये गलत है, क्योंकि हार्डली ने वाक्य को नेगेटिव बना दिया है, इसलिए सही टैग होगा डज शी। पूरा वाक्य शी हार्डली स्पीक्स, डज शी। ये तो ऐसा है जैसे आपको वाक्य के छुपे हुए कोड को पकड़ना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वाक्य के डीएनए को बदल देते हैं। बिल्कुल, ये भाषा की खूबसूरती है। ये सिर्फ नियमों का सेट नहीं है, इसमें भावनाओं और बारीकियों की कई परतें हैं। अच्छा, अब एक और नियम की बात करते हैं जो पहली बार सुनने पर सिर चकरा देता है। जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबडी, समबडी या नोबडी हो, ये सारे शब्द सुनने में तो सिंगुलर यानी एक वचन लगते हैं, है ना? हम कहते हैं एवरीवन इज हियर, इज लगाते हैं, आर नहीं। मिनट, ये तो बहुत ही अटपटा है। वाक्य का एक हिस्सा सब्जेक्ट को सिंगुलर मान रहा है और दूसरा हिस्सा उसे प्लूरल। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह भी व्यवहारिकता में छिपी है। एवरीवन का मतलब है हर एक व्यक्ति। जब हम टैग में सवाल पूछते हैं तो हम उन सब लोगों की बात कर रहे होते हैं। हम किसी एक ही या शी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीवन में पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं। तो दे सबसे सही और समावेशी इंक्लूसिव विकल्प बन जाता है। और जब सब्जेक्ट दे हो गया तो जाहिर है कि उसके साथ लगने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। यहीं पर दूसरा बड़ा बदलाव आता है। मान लीजिए वाक्य है एवरीवन हैज कम। यहाँ एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब हैज लगा है, लेकिन जब हम इसका टैग बनाएंगे तो सब्जेक्ट दे होगा और दे के साथ हैज नहीं बल्कि हैव लगता है, तो सही टैग होगा हैवंट दे। पूरा वाक्य बना एवरीवन हैज कम, हैवंट दे। देखिए कैसे हैज को हैव में बदलना पड़ा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है। ठीक है, तो हमने लोगों की बात की, एवरीवन और नोबडी की, पर बेजान चीजों का क्या? क्या ग्रामर एक इंसान और एक कलम के साथ एक जैसा बर्ताव करता है? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज के साथ क्या होता है? शुक्र है, यहाँ नियम काफी सीधे और सरल हैं। कोई ज्यादा उलझन नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे दिस या दैट, तो टैग में प्रोनाउन इट का इस्तेमाल होता है, जैसे दैट इज योर कार, इजंट इट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दीज या दोज, तो टैग में प्रोनाउन दे का इस्तेमाल होता है, जैसे दोज आर फ्रेश एप्पल्स, आर्न्ट दे। ये तो राहत की बात है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और खास सब्जेक्ट है वन। जब वाक्य वन से शुरू होता है, जैसे वन मस्ट डू वन्स ड्यूटी। वन का नियम भी अपने आप में अनोखा है। ये बहुत औपचारिक यानी फॉर्मल अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है। और नियम ये है कि अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट वन है तो आपके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन ही रहेगा। वो ही, शी या इट में नहीं बदलेगा। तो वन मस्ट बी केयरफुल, मस्टंट वन। ये अपनी पहचान नहीं बदलता। चलिए, अब तक हमने कई पेचीदा नियमों को समझा है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे हम कह सकते हैं परीक्षा में फंसाने वाले सवाल।
ये वो आम गलतियां हैं जहां अच्छे अच्छे लोग भी मात खा जाते हैं। हाँ, ये वो गड्ढे हैं जिनसे बचकर निकलना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आम गड्ढा तो वही है जिसकी हमने शुरू में बात की, आई एम। इसका टैग हमेशा आंट आई होता है, एम टाई नहीं। ये एक क्लासिक पियज है। दूसरा है हार्डली या सेल्डम जैसे शब्द। इन्हें देखते ही दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि ये छिपे हुए नॉट हैं, इसलिए टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगले दो तो बहुत ही दिलचस्प हैं। एक है यूज टू। इसका इस्तेमाल हम भूतकाल की किसी आदत को बताने के लिए करते हैं जो अब नहीं है, जैसे आई यूज टू स्विम अ लॉट। बिल्कुल, यूज टू देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि बात पास्ट टेंस की हो रही है, और पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इसलिए यूज टू वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग हमेशा डिडंट से बनता है। तो वाक्य होगा ही यूज टू स्मोक, डिडंट ही। और आखिरी और शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला प्याज है हैव का इस्तेमाल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग हैव को सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, लेकिन जब हैव का मतलब रखना, मालिक होना या अनुभव करना होता है, तब वो वाक्य का मुख्य क्रिया, मेन वर्ब बन जाता है। जैसे दे हैव अ बिग हाउस, यहाँ हैव का मतलब है उनके पास एक बड़ा घर है। अरे, अब समझ आया। मैंने कई बार दे हैव अ कार